लेकिन आज की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि रेप और गैंगरेप के मामलों में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने वाला बहुत ही सख्त कानून आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पास हो गया है। इस कानून में 5 बड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिनके बारे में हमारे देश के तमाम लोगों को, लेकिन खास तौर पर महिलाओं को पता होना चाहिए। पहली बात और सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अगर बलात्कार की किसी घटना में पीड़ित महिला की मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है, तो ऐसे मामलों में दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। जबकि भारतीय न्याय संहिता में यह प्रावधान है कि ऐसे मामलों में दोषियों को 20 साल जेल की सजा या फांसी हो सकती है। यानी पूरे भारत में जो कानून है और भारत का जो केंद्रीय कानून है उसमें तो है 20 साल की सजा, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। दूसरा, रेप और गैंगरेप के मामलों में दोषियों को उम्र कैद की सजा होगी, जिसमें दोषियों को आखिरी सांस तक जेल में रखा जाएगा और इस दौरान उन्हें पैरोल भी नहीं दिया जाएगा। जबकि केंद्र सरकार के मौजूदा कानूनों में उम्र कैद की सजा 14 वर्षों के लिए होती है। एक बड़ा अंतर दोनों में यह है। तीसरा, बलात्कार के मामलों में जांच पूरी करने के लिए पुलिस को 21 दिन मिलेंगे और अगर किसी कारणवश 21 दिनों में जांच पूरी नहीं हुई तो पुलिस को इसके लिए अधिकतम 15 दिन और दिए जाएंगे और कुल मिलाकर 36 दिनों के अंदर अंदर पुलिस को यह अपनी जांच किसी भी कीमत पर पूरी करनी ही होगी। चौथा, महिला अपराधों को रोकने के लिए हर जिले में एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा अपराजिता टास्क फोर्स, और इस टास्क फोर्स का नेतृत्व डीएसपी स्तर के एक पुलिस अधिकारी करेंगे। पांचवी बात, ऐसे मामलों में अदालत की कार्रवाई को प्रकाशित करने से पहले, उसके बारे में रिपोर्टिंग करने से पहले मीडिया को सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी और जो रिपोर्टर या जो मीडिया संस्थान ऐसा नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और फिर रिपोर्टर को 3 से 5 साल की जेल की सजा भी इस मामले में हो सकती है। और इस कानून में यह प्रावधान शायद इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार पर और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे और पुलिस से इस मामले की जांच छीनकर सीबीआई को सौंप दी थी। और शायद यही कारण है कि अब ममता बनर्जी ने इसे लेकर कड़े कानून बना दिए हैं ताकि आगे से कभी कुछ ऐसा हो तो मीडिया उस पर कोई सख्त लाइन ना ले सके, मीडिया उसके बारे में कोई सख्त रिपोर्टिंग ना कर सके। और मीडिया को उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है इसके लिए अब उसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो ये इसका एक प्रावधान ऐसा है जो मीडिया को चिंता में डाल सकता है, जो लोकतंत्र को भी चिंता में डाल सकता है। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल का पहला ऐसा बिल है जिस पर बीजेपी और टीएमसी एक मत थे और यह बिल आज सर्वसम्मति से विधानसभा में पास भी हो गया। तो यहां जो खूबसूरती है वो ये है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो यानी टीएमसी हो या बीजेपी हो, जो कि आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन इस कानून पर दोनों एक साथ आ गए, जो कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती मानी जाएगी। हालांकि जब यह बिल पेश हुआ उस समय बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनका इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि रेप और गैंगरेप की घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में भी हुई हैं, लेकिन क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कभी इस्तीफा मांगा गया और क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ऐसी घटनाओं के लिए इस्तीफे की मांग हुई है? প্রধানমন্ত্রী করতে পারেনি বলে আমরা করেছি। প্রধানমন্ত্রী, আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করছি, রাজ্যে যে মুখ্যমন্ত্রীরা আছে পদত্যাগ দাবি করছি। আর অপোজিশন লিডার গুলি চালাবার কথা বলেছেন তাকেও পদত্যাগের দাবি করছি। तो ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में इसे एक राज्य का विषय ना मानकर इसे केंद्र का विषय बना दिया है। इसे एक राष्ट्रीय विषय वो बनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि राज्य में सुरक्षा का जो विषय होता है वो राज्य सरकार का विषय होता है। अब हम आपको 24 वर्ष पुराने वर्ष 1999 के उस कांधार हाईजैक के बारे में बताएंगे, जिस पर नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज को लेकर पूरे देश में आजकल विवाद हो रहा है और इस वेब सीरीज का नाम है IC-814। ये इंडियन एयरलाइंस की वही फ्लाइट नंबर है जिसे 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हरकत-उल मुजाहिदीन ने हाईजैक करके काठमांडू से दिल्ली जा रहे 190 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को
बंधक बना लिया था और इन बंधकों को छुड़ाने के लिए भारत की वाजपेयी सरकार ने मसूद अजहर समेत 3 कुख्यात और बहुत खतरनाक आतंकवादियों को तब जेल से छोड़कर रिहा कर दिया था। और नेटफ्लिक्स पर आई ये वेब सीरीज इसी घटना पर आधारित है। यह घटना असल में हमारे देश के तमाम लोगों को पहले से ही पता है, हम सब उस घटना को देख चुके हैं। हमारे देश के ज्यादातर लोग जो है उस घटना के बारे में पहले से ही जानते हैं। लेकिन आरोप है कि इस वेब सीरीज में आतंकवादियों की पहचान उनके असली नामों से नहीं बल्कि भोला और शंकर जैसे नामों से की गई। यह भी आरोप है कि इस फिल्म में आतंकवादियों को भारत की सरकार और सुरक्षा तंत्र पर हावी होते हुए दिखाया गया और आतंकवादियों के किरदारों को इस तरह से पेश किया गया जिससे दर्शकों में उनके प्रति एक हमदर्दी की भावना पैदा की जा सके और इन किरदारों को काफी ग्लैमराइज करके दिखाया गया है। यानी आतंकवादियों को बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया गया है और बताया गया है, इस तरीके से उनके किरदार गढ़े गए हैं ताकि लोगों की सहानुभूति उनके साथ चली जाए, लोगों को लगे कि भाई इतने बुरे लोग भी नहीं थे। और उस समय की वाजपेयी सरकार को इसमें बेहद कमजोर और कंफ्यूज्ड दिखाया गया है। और इस फिल्म का सार यह है कि पाकिस्तान के मुट्ठी भर आतंकवादी इतने बड़े देश भारत की सरकार पर, भारत के सुरक्षा तंत्र पर भारी पड़ गए और उन्होंने भारत को अपने सामने आसानी से झुका दिया था। और ये सारे जो आतंकवादी थे ये बहुत बुरे लोग नहीं थे, ये भी एक कारण की वजह से, एक कॉज की वजह से ये सब कर रहे थे। जब से ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तब से ही भारत के लोग इसे लेकर काफी नाराज हैं और ये नाराजगी और विरोध इतना बढ़ गया कि आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को दिल्ली बुलाकर एक चेतावनी दी है कि नेटफ्लिक्स जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यह बात सही है कि हाईजैक करने वाले आतंकवादी भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर और बर्गर जैसे कोड नेम्स के साथ ऑपरेट कर रहे थे। इसमें इस वेब सीरीज में गलत नहीं दिखाया गया, ये असल में इनके कोड नेम्स थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है किस आतंकवादी का कोड नेम क्या है, उसका कोड नेम उसके नाम के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहां इन्होंने गड़बड़ क्या की, इन्होंने कोड नेम तो दिखाया लेकिन आतंकवादी का असली नाम लोगों को नहीं बताया। इसीलिए लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इस पूरी वेब सीरीज में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन आतंकवादियों के असली नाम इब्राहिम अख्तर था, शाहिद अख्तर था, जहूर इब्राहिम था, अहमद काजी और मोहम्मद शाकिर था। लेकिन इन असली नामों की जगह फिल्म में, वेब सीरीज में आतंकवादियों को भोला और शंकर जैसे नामों के साथ ही अभिनय करते हुए दिखाया गया। और इससे पता चलता है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर इस वेब सीरीज को बनाने वाले निर्देशक ने, इसके राइटर्स ने इस घटना की कहानी को इस तरह से घुमा दिया, उसे ऐसा ट्विस्ट दिया कि दर्शकों को आतंकवादियों से हमदर्दी होने लगे और वो इन आतंकवादियों को आगे भविष्य में भी वर्षों तक भोला और शंकर के नाम से याद रखें। और ये सब करके फिल्म के निर्माता और निर्देशक शायद अपने आप को सेकुलर और लिबरल दिखाना चाहते थे, या यूं कह लीजिए कि IC 814 जैसे विषय पर फिल्म बनाते हुए भी उनकी अपनी विचारधारा शायद इस वेब सीरीज पर, इस फिल्म पर हावी हो गई। कई बार आपने सुना होगा कि जो राइटर होता है फिल्म का, या जो निर्देशक होता है, जो टीम होती है जो किसी फिल्म को बना रही होती है, उसकी एक अपनी विचारधारा होती है। और खास तौर पर अगर यह विषय कांदार हाईजैक जैसा हो, भारत और पाकिस्तान जैसा विषय हो, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, जिसमें आतंकवादी भी शामिल है, जिसमें धर्म का एंगल भी है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की अपनी एक निजी राय होती है और आप काम करते हैं जब, तो आपकी वो निजी राय कई बार आपके काम में दिखाई देती है। और इस वेब सीरीज में भी शायद ऐसा ही हुआ है। हालांकि अब नेटफ्लिक्स ने सरकार के साथ अपनी बैठक के बाद कहा है कि इस वेब सीरीज के डिस्क्लेमर में उन्होंने कुछ बदलाव कर दिए हैं और अब जब वेब सीरीज शुरू होती है उससे पहले जो डिस्क्लेमर आएगा उसमें आतंकवादियों के कोड नेम्स के साथ उनके असली नामों को भी बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा। जैसे अभी हमने आपको स्क्रीन पर आतंकवादियों के साथ उनके कोड नेम बताए, थोड़ी देर पहले आपने देखा भी होगा। अब नेटफ्लिक्स भी कुछ इसी तरीके से इस वेब सीरीज को शुरुआत में जो डिस्क्लेमर देगा वो ऐसे ही देगा जो उसे पहले ही कर देना चाहिए था। तो यह विवाद हमारे देश में हो रहा है
और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस वेब सीरीज़ पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए, इसे बैन कर देना चाहिए। ख़ास तौर पर जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स होते हैं कंटेंट के, वो एक ख़ास तरह का कंटेंट हमारे देश में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा देश अब इस पर दो हिस्सों में बंट गया है। विचारधाराएं दो हिस्सों में बंट गई हैं और इस पर ज़बरदस्त राजनीति भी इसमें हो रही है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है हमारे देश में, क्या पूरी दुनिया में, विवादों को सफलता का फॉर्मूला मान लिया जाता है। कोई वेब सीरीज या फिल्म अगर विवादों में पड़ जाती है तो कई बार वो सफल हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग जो पहले इस वेब सीरीज को नहीं देखते, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी नहीं होगी, लेकिन अब वो सोचेंगे कि चलिए देखते हैं, ये जानने के लिए कि इसमें ऐसा क्या हुआ है, इसका विवाद क्या है, और आप जैसे ही इस वेब सीरीज को देखेंगे आप इसे सफल बना देंगे। जिन लोगों ने ये वेब सीरीज बनाई है पैसा कमाने के लिए बनाई है, आपको कहानी दिखाने के लिए नहीं। ये एक कमर्शियल वेंचर है, इसे पैसा बनाने के लिए बनाया गया है। अब जैसे ही आप इसे देखेंगे तो निर्देशक को भी फायदा होगा, राइटर को भी फायदा होगा, पूरी टीम को फायदा होगा और नेटफ्लिक्स को भी इसका फायदा जरूर होगा। इसलिए आप वाकई विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर देखिए, हम आपको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए देखना चाहते हैं कि इसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है तो आप असल में इस पूरी टीम की मदद ही करेंगे। ऐसे मामलों में इस तरह के कंटेंट को बैन करने की बजाय या इस पर प्रतिबंध लगाने की बजाय इसे नजरअंदाज करना सबसे अच्छा होता है, इसे इग्नोर करना सबसे अच्छा होता है। आप अपना समय किसी और चीज पर लगाइए, आप अपना समय यहां बर्बाद मत कीजिए। और अगर हमारे देश के लोगों ने इसे भी इग्नोर कर दिया होता, नजरअंदाज कर दिया होता, तो ये वेब सीरीज कब आई और कब विलुप्त हो गई किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन क्योंकि लोगों ने देखा, फिर इसे लेकर बहुत हल्ला हुआ, शोर मचा, फिर राजनीति शुरू हो गई, फिर अखबारों में हेडलाइंस आ गई और उसके बाद से ये वेब सीरीज एक तरीके से चल निकली। तो अगर आप हमसे पूछेंगे, हम आपसे यही कहेंगे कि इट्स बेस्ट टू इग्नोर, यानी नजरअंदाज करना चाहिए। क्रिएटिव फ्रीडम है सब लोगों को, वो जैसे चाहे बनाएंगे। ये देश लोकतंत्र है, हमारे यहाँ कानून है, अदालतें हैं और कानून के तहत रहते रहते ये काम सरकार का है, अदालतों का है कि वो इस तरह के कंटेंट को रेगुलेट करें, नियमों में उन्हें बांध कर रखें। लेकिन इसके अलावा अब क्योंकि इस वेब सीरीज को लेकर जो पूरी कहानी है 1999 में जो कुछ हुआ था, अब लोग उसके बारे में फिर से बातें करने लगे। इसलिए इस वेब सीरीज से बाहर निकलकर आज हम आपकी मुलाकात एक असली किरदार से कराना चाहते हैं। इस वेब सीरीज में तो सारे एक्टर्स हैं, कहानी जिसने लिखी है उसने अपने हिसाब से कहानी लिखी है, रिसर्च करके लिखा होगा, निर्देशक ने अपने हिसाब से उस पूरी वेब सीरीज को बना दिया है। लेकिन असली किरदार जो होते हैं, असली कहानी उनके पास होती है। इसलिए आज हम आपको एक असली किरदार का बहुत असली, खालिस और खास इंटरव्यू दिखाना चाहते हैं। और यह इंटरव्यू है जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर SP वैद का, जो उस समय DIG के पद पर तैनात थे और ये वही अफसर हैं जो इस हाईजैक के बाद, इस घटना के बाद कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर को जेल से छोड़ने के लिए जम्मू की कोट भलवाल जेल से वहां के एक हवाई अड्डे पर वो इस आतंकवादी को लेकर गए थे। यानी जेल से इस आतंकवादी को हवाई अड्डे तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो इनकी थी। और उनका कहना है कि जब वो मसूद अजहर को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे थे तब उसने अपना चेहरा ढकने से इनकार कर दिया था और उसे पहले से ही ये पता था कि उसे रिहा कराने की कोशिशें हो रही हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो आतंकवादी था, इसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी उसमें बहुत कॉन्फिडेंस झलक रहा था, अहंकार झलक रहा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से यह दिख रहा था कि वो जानता है कि उसके आतंकवादियों ने भारत सरकार को झुकाकर रख दिया है। तो ये उस इंटरव्यू का छोटा सा अंश आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये असली कहानी है और असली किरदार की जुबानी। मुझे मालूम था कि ये बाहर निकलेगा, ये हजारों को मारेगा। और ये मैंने बात अपने उस वक्त के जो सीनियर लोग थे उनको कहा कि इसको छोड़ना मीन्स हजारों की मौत, और वही हुआ। इसने जाकर जैश-ए मोहम्मद बनाई, उस जैश-ए मोहम्मद ने संसद पर अटैक किया और उस तरह के बहुत सारे, हमारी असेंबली पर अटैक किया, बहुत सारे सुइसाइडल अटैक मिशन इसने लॉन्च किए और कितने लोगों की जान ने गई इसमें। वो
ऐसा टेररिस्ट छोड़ना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चूक थी। मैं आज आप मेरे से पूछोगे तो जिस तरह इजराइल कंप्रोमाइज नहीं करता है हाईजैकर से, आइडियली तो वैसा होना चाहिए, लेकिन क्या आपके लोग आपके साथ हैं? अगर आपके लोगों के जो जिनके रिश्तेदार वहां थे, अगर वो इतना बवाल मचा रहे थे और सरकार जो आपकी अपोजिशन पार्टीज थी, जो बाकी थे, सरकार को इतना प्रेशर पे लाया और अल्टीमेटली वो कंधार में चला गया। आपका मन क्या कहता था? अगर आपके मन पर छोड़ देते उस समय, अगर आप अपने मन की आवाज सुनते? गला दबा दो, इसको ऐसे आदमी को जाने नहीं देना चाहिए था। बहुत बहुत मतलब आपके मन में ये थॉट आया, ये ख्याल आया कि इसको जाने नहीं दूं मैं? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। ये देश के बाहर गया तो ये बर्बादी करेगा, और वही हुआ। तो आपके मन में ये थॉट चल रहा था कि आप इसको मार देंगे? किसी के भी मन में ऐसा आएगा। रास्ते में क्या उसने कोई प्रोवोकेटिव बात की, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, कोई प्रोवोकेटिव बात नहीं। सिर्फ वो जब उसको पहनाने की कोशिश की मंकी कैप, तो वो तस्बीह फेर रहा था, तो कहने लगा जी मैं तस्बीह चला रहा हूँ, मेरा मुंह बंद नहीं करिए। तो मैंने कहा कि जो अंधा होता है वो खुदा का नाम नहीं ले सकता क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर तुझे पहना दी जाएगी ये मंकी कैप, या तुम्हारी आंखें बंद कर दी जाए, मुंह बंद कर दिया जाए, तो तुम तस्बीह नहीं फेर सकते, खुदा को याद नहीं कर सकते। फिर वो चुप हो गए। बॉडी लैंग्वेज क्या कहती थी? बहुत स्टेयर करता था। मतलब ऐसा उसको, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगा कि वो, कि देखिए हमने आपकी पूरी सरकार को झुका दिया? हाँ, वो उसके भाव वैसे थे। पकड़ के बात कर रहा था। हाँ, उसको पता था, मुझे लगता कि मुझे लेके जा रहे। तो वेब सीरीज जो है उसमें तो सब एक्टिंग है, उसमें तो सब एक्टर्स हैं। जो असली किरदार हैं उनसे इस कहानी को आप सुनिए और आप सोचिए, अगर आप किसी शेर दिल पुलिस अफसर को यह काम सौंप दें कि उसे एक खूंखार आतंकवादी को, जिसे बड़ी मेहनत के बाद पकड़कर जेल में डाला गया है, उस शेर दिल अफसर से कहा जाए, पुलिस अफसर से, कि उस खूंखार आतंकवादी को अब जेल से लेकर गाड़ी में बैठाकर हवाई अड्डे तक छोड़कर जाओ और उसे एक परिंदे की तरह हमेशा के लिए आजाद कर दो, तो सोचिए उस पुलिस अफसर के मन पर, दिल पर, दिमाग पर क्या बीता होगा। यह है असली कहानी, यह है असली दर्द। और डॉक्टर एसपी वैद का कहना है कि आतंकवाद के मामले में भारत को इजराइल जैसे देशों से सीखना चाहिए। वो ये चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब आप इजराइल जैसे देशों के साथ जब अपनी तुलना करेंगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल जो उन्होंने किया वो यही है कि क्या भारत के लोग आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने में भारत की सरकार के साथ हैं? क्या देश की जनता सरकार के साथ खड़ी होगी? मान लीजिए उस जमाने में अगर भारत सरकार ने यह कह दिया होता कि हम आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे, हम आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, तो क्या देश की जनता उनका साथ देती? और क्या आज भी हमारे देश की जनता इस मामले में सरकार का साथ देगी? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी देश की सरकार कड़ी नीति तभी बना सकती है जब उस देश की जनता उस सरकार के पीछे खड़ी हो। वर्ष 1999 में जब कांधार हाईजैक की घटना हुई, उस समय पूरे देश में अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लोगों का कहना था कि अगर सरकार को कश्मीर भी पाकिस्तान को देना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए, आप कश्मीर को भी दे दीजिए, सिर्फ हमारे रिश्तेदारों को सुरक्षित कांधार से भारत ले आइए। आपको कश्मीर देना है, कश्मीर दे दीजिए, आतंकवादियों को छोड़ना है, आतंकवादी छोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हमारे देश के लोगों को यहां ले आइए। और उस समय जो यात्री थे उस हवाई जहाज में, जो बंदी थे उस समय, उनके रिश्तेदारों ने हर जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उनके रोती हुई तस्वीरें लगातार टीवी पर आ रही थी। और उस समय भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह थे, जिनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी हंगामा हुआ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीडिया को बताने के लिए कि भारत सरकार क्या कर रही है इस मामले में। और अचानक से
जिन यात्रियों को आतंकवादियों ने बंधक बनाया हुआ था, उनके रोते बिलखते परिवार अचानक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और उन्होंने सरकार से कहा कि आपको सबसे पहले आतंकवादियों की सारी शर्तें मानकर अपने लोगों की जान बचानी चाहिए। और उस समय पूरा देश यही उम्मीद लगाकर बैठा था कि सरकार कुछ भी करके सभी बंधकों की जान बचा लेगी, जिसके बाद सरकार को दबाव में आकर मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को छोड़ना ही पड़ा। और आज इजराइल में भी यही हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो पुरानी तस्वीर दिखाता हूं, वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप एक बार जरा देखिए। जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अचानक से आम जनता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाती है। मुझे याद है उस जमाने में मैं तब एक रिपोर्टर हुआ करता था और ये पूरा घटनाक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा, इस पर मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। उस समय भारत में 24 घंटे के जो न्यूज चैनल्स थे वो बस आए ही थे, 1 या 2 न्यूज चैनल्स हुआ करते थे, आज तक उनमें से एक था। और लोगों ने पहली बार इस तरह की घटना को पूरा टीवी पर उसका लाइव टेलीकास्ट देखा और पूरे देश में लोग, चाहे वो घर हो, बाजार हो, सड़कें हो, लोग टीवी के साथ चिपक कर बैठे हुए थे और मिनट टू मिनट जो घटनाक्रम चल रहा था उसे लोग टीवी पर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा की पूरा भारत टीवी पर यह सब होते हुए देख रहा है और एक अजीब सा दबाव उस समय वाजपेयी सरकार पर पड़ता जा रहा था। असल में इससे पहले भारत के लोगों ने इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्हें टीवी पर उसका मिनट टू मिनट अकाउंट देखा नहीं था। पहली बार लोगों ने टीवी पर देखा, पहली बार टीवी पर तमाम तरह की जानकारियां लाइव आ रही थी, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा और रोष पैदा हुआ, जिसकी वजह से जो इन यात्रियों के रिश्तेदार थे वो भी और ज्यादा विचलित होने लगे। और जब वो विचलित होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो क्योंकि उस समय 24 घंटे के चैनल आ चुके थे देश में, तो पहली बार वो सारे प्रोटेस्ट टीवी पर आने लगे और एक बहुत बड़ा दबाव पैदा होने लगा। और इस दबाव के सामने वाजपेयी सरकार को उस समय झुकना पड़ा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उस समय देश के लोगों ने तो साथ दिया ही नहीं, ये बात है, लेकिन उस समय मीडिया ने जो रोल निभाया था, मीडिया, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मीडिया का रोल उस समय जो था वो भी नकारात्मक था और मीडिया की वजह से देश में एक ऐसा माहौल बना जिसकी वजह से भारत सरकार को उस समय झुकना पड़ा। लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं कि भारत को इजराइल जैसा बनना चाहिए। इजराइल ने यह तय कर रखा है कि वो कभी भी आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं करेगा, लेकिन इजराइल जैसे देशों को भी अब बदलना पड़ रहा है। गाजा में इजराइल के 6 बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल में बड़े स्तर पर आजकल हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें 5 लाख लोग इजराइल में सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी सरकार हमास के साथ समझौता कर ले, डील कर ले और अपने उन सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस लेकर आए जिन्हें हमास ने पिछले 10 महीनों से बंधक बनाकर रखा हुआ है। और लोगों का ही दबाव है कि इस साल कुछ बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल की सरकार ने गाजा से गिरफ्तार हुए हमास के समर्थकों को, उनके आतंकवादियों को अपनी जेलों से रिहा भी कर दिया था। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब लोगों का दबाव होता है, जनता का दबाव होता है, तो इजराइल जैसे देशों की सरकारें भी कुछ कर नहीं पाती। और वर्ष 1999 में भारत सरकार के सामने भी बिल्कुल यही स्थिति थी। आज इजराइल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो आप देख लीजिए। ये सारे लोग क्या चाहते हैं कि हमारे देश के जो बंधक हैं, जिन्हें हमास ने अपनी कैद में रखा हुआ है, उन्हें किसी भी कीमत पर छुड़ा कर लाइए। आपको समझौता करना है तो समझौता कीजिए और हमास के साथ चल रहे इस युद्ध को तुरंत बंद कीजिए। ये इजराइल की तस्वीरें हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहां हर चीज पर राजनीति होती है और अब इस वेब सीरीज पर भी राजनीति हो रही है। सरकार नेटफ्लिक्स पर यह दबाव बना रही है कि वो लोगों के सामने इस घटना की सही तस्वीर पेश करे। उसने ठीक से यह तस्वीर पेश नहीं की, जबकि विपक्षी दल इस हाईजैकिंग को लोगों को दोबारा याद दिलाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उस समय की जो बीजेपी सरकार थी वो कितनी कमजोर थी, वो कितनी कंफ्यूज थी और बीजेपी वालों ने, बीजेपी की सरकार ने ही इतने खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ दिया जिन्होंने बाद में भारत का इतना नुकसान किया। तो हर व्यक्ति अपना अपना फायदा इसमें देख रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे समय में हमारे देश को इस राजनीति की नहीं बल्कि अपने देश भारत की बात करनी चाहिए। हमारे देश के नेताओं को थोड़ी देर के लिए इस वेब सीरीज पर राजनीति ना करके सिर्फ ये देखना चाहिए कि देश के लिए क्या जरूरी है, देश के लोगों के लिए क्या जरूरी है। कभी कभी विपक्ष और सरकारी पक्ष को एक साथ एकजुट भी होना चाहिए। और देखिए, हम इन दोनों को ये कहना चाहेंगे आज, बीजेपी को भी और विपक्षी दलों को भी,
अगर ये कुछ मुद्दों पर एक साथ आएंगे तो लोगों को बड़ी खुशी होगी, लोगों को अच्छा लगेगा और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी। और इस तरह के जो विषय होते हैं, जैसे ये IC 814 का विषय है, इसमें तो सारे नेताओं को, सारी पार्टियों को एक राय बनानी चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के आइडिया को सफलता मिलने के बाद, इंडिया गठबंधन का आइडिया अगर उनके नेताओं से पूछें तो बड़ा सुपरहिट रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस आइडिया की वजह से ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उन्होंने 240 पर रोक दिया। अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी इस आइडिया को दोहराना चाहती है। राहुल गांधी इस आइडिया से बड़े प्रभावित हैं और वो चाहते हैं कि अब हरियाणा के चुनाव में भी ऐसा ही किया जाए। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार बैठे हैं और अब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की तरफ से KC वेणुगोपाल और आम आदमी की तरफ से राघव चड्ढा के बीच बातचीत होगी और इस मंथन के बाद दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों को आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। अगर यह गठबंधन हो जाता है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच, अगर ये केजरीवाल और राहुल गांधी की टीम बन जाती है तो हरियाणा में बीजेपी का मुकाबला राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी से होगा और यह वही जोड़ी है जिसे हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। तो देखिए, इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 46.1% वोट मिले थे, जबकि इंडिया गठबंधन को 47.6% वोट मिले थे हरियाणा में, जिनमें कांग्रेस को अकेले 43.7% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 3.9% वोट मिले थे। तो आज अगर आप देखें लोकसभा चुनाव के हिसाब से आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो लगभग 4% है, लेकिन ये 4% वोट शेयर इसलिए आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि तब सीटों के बंटवारे में आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली थी, उसने एक सीट अपने टिकट पर लड़ी और उस सीट पर कांग्रेस के सारे वोट भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले होंगे, उस कारण से आपको यह वोट शेयर इतना बड़ा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा सीटों के मामले में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे रहा था। बीजेपी को 44 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में बढ़त मिली थी और इंडिया गठबंधन को 46 सीटों पर बढ़त मिली थी, जिनमें कांग्रेस 42 और आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर आगे थी। इससे यह पता चलता है कि यह गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए जरूरी है। इस गठबंधन से केजरीवाल को भी फायदा होगा और राहुल गांधी को भी फायदा होगा। गोवा और गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ अलग अलग चुनाव लड़ा, तब इससे बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले वोट बट गए थे और कांग्रेस हरियाणा में वोटों के इसी विभाजन को अब रोकना चाहती है। इससे दूसरे शब्दों में कहें कि जो लीकेज होगा इस समय, जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट जाएगा उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और अगर वो लीकेज थोड़ा भी है, 1, 2, 3% वोटों का भी लीकेज है, तो कांग्रेस उसे रोकना चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी को अपनी टीम में लाना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके अपने वोट बैंक को भी बचाना चाहती है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ती है, तब कांग्रेस पार्टी का वोट आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हो जाता है। यानी आम आदमी पार्टी को जो वोट मिल रहा है सब जगह से भी, जहां वो अलग लड़ती है अकेले, वो असल में कांग्रेस का ही वोट खाती है, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाती है। इसलिए ये दोनों के हित में, और जब ये अकेले लड़े हैं तो कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। यानी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस और राहुल गांधी वोटों की इस लीकेज को रोकना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से इसलिए भी गठबंधन करना चाहती है क्योंकि हरियाणा के पड़ोसी राज्य दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तेजी से बढ़ रहा है, जबकि इस पार्टी आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक बड़ा मंच मिलेगा और आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स पूरे देश में देखे जा सकेंगे। और अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है कांग्रेस से मिलकर, तो वो महाराष्ट्र, असम, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में भी उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। अरविंद केजरीवाल का एक ही सपना है कि वो एक दिन राष्ट्रीय नेता बन जाए और उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए।
इलेक्शन कमीशन के हिसाब से तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन असल में राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी उन्हें समय लगेगा। ऐसी पार्टी जो कई राज्यों में हार और जीत का फैसला कर सके, और इसके लिए अब उन्हें कांग्रेस के कंधों की जरूरत है। कांग्रेस हमेशा से यह गलती करती है, वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए, यानी शुरुआती फायदे के लिए पहले किसी छोटी पार्टी को या रीजनल पार्टी को अपने कंधे पर बैठा लेती है और फिर आगे चलकर 10-20 साल में वही क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को उस राज्य से साफ कर देती है, और कांग्रेस एक बार फिर से वही गलती कर रही है। हरियाणा के 2 करोड़ वोटर्स 3 भागों में इस समय बटे हुए हैं, जिनमें एक तरफ हैं जाट वोटर्स, दूसरी तरफ हैं गैर जाट वोटर्स और तीसरी तरफ हैं मुस्लिम वोटर्स। इनमें जाट वोटर्स की संख्या है 27%, गैर जाट वोटर्स की संख्या है लगभग 66% और मुस्लिम वोटर्स की संख्या है 7%, यानी 7%। और बीजेपी की रणनीति यह है कि वो 66% गैर जाट वोटर्स को एकजुट रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस की कोशिश यह है कि वो 27% जाट वोटर्स, 7% मुस्लिम वोटर्स के साथ कुछ गैर जाट वोटर्स को भी तोड़कर अपने साथ लाना चाहती है। अब देखिए, इन 66% गैर जाट वोटर्स में 20% दलित वोटर्स हैं, 8% पंजाबी वोटर्स हैं, 30% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं, और बीजेपी की रणनीति यह है कि वो इन ओबीसी, दलित और पंजाबी वोटर्स को एकजुट रखकर गैर जाट वोटर्स के सहारे चुनावों में हैट्रिक लगाना चाहती है, यानी तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है। जबकि कांग्रेस की कोशिश है कि अगर उसने 27% जाट वोटर्स और 7% मुस्लिम वोटर्स के साथ कुछ गैर जाट वोटर्स ले लिए, इनमें से जिसमें से 20% दलित हैं, 30% ओबीसी वोटर्स हैं, अगर इनमें से कुछ उन्होंने तोड़ लिया तो इस गैर जाट वोट बैंक को वो तोड़ सकेंगे और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को हराना उनके लिए कुछ हद तक आसान हो सकता है अगर वो ऐसा कर पाए। जबकि बीजेपी को लगता है कि उसे इस बार भी गैर जाट वोटर्स का पूरा साथ मिलेगा, और इसका कारण यह है कि हरियाणा में लगभग 9 वर्षों तक पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, और उनके बाद अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी ने नॉन जाट पॉलिटिक्स वहां पर की है और नॉन जाट मुख्यमंत्री को उन्होंने वहां पर हमेशा प्रमोट किया है। इससे जाट वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के रूप में बहुत बड़े जाट नेता हैं 2, और जाट नेता जो हैं ये इतनी अपनी काबिलियत रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि ये हरियाणा के जाटों को अपने पक्ष में ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ हरियाणा के 27% जाटों से काम नहीं चलेगा, इन्हें दलित वोट भी चाहिए होगा, इन्हें कुछ ओबीसी वोट भी चाहिए होगा, और इन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए होगा। मुस्लिम वोट इनके साथ आ जाएगा, दलित वोट पर इन्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जो जोड़ी है, पिता और पुत्र की जो जोड़ी है, ये बीजेपी को अच्छी टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, कमजोर है, इसीलिए उसे आम आदमी पार्टी की बैसाखी की आवश्यकता है। जबकि आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की अभी कोई सूचना नहीं है, और आम आदमी पार्टी की हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अभी वो तैयारी कर रहे हैं। अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। अगर गठबंधन की बात होती है तो कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़े? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है, आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की लड़ाई लड़ रही है। अगर मेरे से हाईकमांड इस बात पर बात करेगी तो मेरा स्पष्ट बात होगा कि इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोर करते हैं, राहुल जी ने कल वही कहा था कि आप लोग एक्सप्लोर करो कि ये जो दरख्वास्त करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। फ़ायदेमंद है तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। इन लोगों का दिक्कत यह है कि दिल्ली में झगड़ा, हरियाणा में झप्पी। अभी झगड़े झप्पी की दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के,
संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कुछ समय पहले की बात है कि राहुल गांधी अपनी हर सभा में, अपने हर भाषण में आम आदमी पार्टी की आलोचना करते थे, अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते थे। फिर जब मोदी का डर उन्हें सताने लगा, उसके बाद से इन दोनों ने हाथ मिला लिया और अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलकर हरियाणा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कम से कम कि राजनीति में सिद्धांतों की कोई जगह नहीं होती, विचारधारा की कोई जगह नहीं होती। राजनीति का एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरह अपने विरोधी को हराना और किसी भी तरह कुर्सी पर आना, सत्ता को हासिल करना। हरियाणा में किसान, एमएसपी और अग्निवीर योजना बड़ा मुद्दा है, जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो इस बार हरियाणा में जीत सकती है। लेकिन बीजेपी को भी उम्मीद है कि इस बार भी हरियाणा प्रधानमंत्री मोदी के डबल इंजन पर विश्वास करेगा और बीजेपी इस बार भी गैर जाट वोटर्स को एकजुट करके चुनाव जीत लेगी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी यही कहा जा रहा था कि हरियाणा में चुनाव एक तरफा होंगे, लेकिन तब भी बीजेपी ने गैर जाट वोटर्स की मदद से 5 सीटें तो जीत ही ली थी, जबकि कांग्रेस ने भी 5 सीटें ही जीती थी। यानी लोकसभा को अगर आप देखें चुनाव को, तो अभी दोनों बराबर हैं, बराबरी पर एक दूसरे के आमने सामने। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो वर्ष 2019 में कांग्रेस ने 28% वोट के साथ 31 सीटें जीती थी। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने 2.5% वोट के साथ 1 सीट जीती थी और बीजेपी ने 36.4% वोट के साथ वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीती थी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने 14.8% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती और बीजेपी ने तब गठबंधन की सरकार वहां पर बनाई थी। तो अब इस बार हरियाणा का मुकाबला आने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहलवानों का मुद्दा है हरियाणा में, अगर आपने देखा होगा तो दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट को भी प्रोजेक्ट करने की बहुत कोशिश की है और पहलवानों के इस मुद्दे को लेकर, विनेश फोगाट के इस पूरे मुद्दे को लेकर भी वो चुनाव में इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बात का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा कि हो सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस विनेश फोगाट को चुनाव में ही उतार दे और विनेश फोगाट की वजह से उनकी जो बेल्ट है वहां पर कांग्रेस को फायदा हो जाए। अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी यमुना के 75% हिस्से पर देश की राजधानी दिल्ली में तमाम सरकारों की नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, संसद की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध कब्जा कैसे हुआ? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के एक नए सर्वे के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र का 75% हिस्सा ऐसा है जिस पर अतिक्रमण हो चुका है और अब इस इलाके पर लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर लिया है। यानी ये इलाका हाथ से निकल गया सरकार के। इस क्षेत्र को यमुना नदी का ओजोन एरिया भी कहते हैं, जहां किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर बहुत सख्त प्रतिबंध है। यानी ये वो इलाका है जहां आप एक ईंट भी नहीं रख सकते, एक ईंट नहीं रख सकते, लेकिन वहां पर कई कई मंजिला मकान बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं। इस नए सर्वे में पता चला है कि दिल्ली में यमुना नदी का जो 9,700 हेक्टेयर का बाढ़ क्षेत्र है, उसमें 7,362 हेक्टेयर बाढ़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा हो चुका है और यहां 5 से 7 मंजिला बिल्डिंग्स का निर्माण कर लिया गया है। इनमें से ज्यादातर बिल्डिंग्स में लोग किराए पर रह रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि इस अतिक्रमण के पीछे आम लोग नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरा की पूरा एक माफिया है, एक गठबंधन है, क्योंकि सरकारी अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, पुलिस मिली हुई है और माफिया मिला हुआ है, वरना ये सारे मकान कैसे बच जाएंगे आप खुद ही सोचिए। और ये माफिया है जो लगातार यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र को निगलता जा रहा है, यहां जमीनें एनक्रोच करके, अतिक्रमण करके बेच रहा है, किराए पर बिल्डिंग्स को दे रहा है और इस माफिया को रोकने वाला कोई नहीं। और आज भी हम आपको जिस सर्वे के बारे में बता रहे हैं, वो सर्वे हमारी सरकारों ने नहीं कराया, ये सर्वे दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ। और आज अगर हाईकोर्ट ना होता, वो ये निर्देश ना देता, तो आपको पता ही नहीं चलता कि दिल्ली में सड़कों और फुटपाथ के साथ साथ यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र पर कितना बड़ा अवैध कब्जा हो चुका है। हमारे यहां सड़कों पर कब्जा हो जाता है, फुटपाथ पर हो जाता है, पार्क पर हो जाता है, सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाता है।
और ये अवैध कब्जा ऐसे समय में भी जारी है जब हाई कोर्ट ने यमुना नदी के चारों तरफ बाड़ लगाकर इसके संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जाकिर नगर इलाके की हैं, जहां अब भी यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में एक नई इमारत का निर्माण हो रहा है और यह बिल्डिंग 6 से 7 मंजिल की बिल्डिंग होगी, जिसमें लोग किराए पर रहेंगे। और यहां बात सिर्फ इस एक बिल्डिंग की नहीं है। देखिए आप, इस इलाके में यमुना नदी के जितने भी क्षेत्र पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है, उन सभी बिल्डिंग्स में 30 से 50 कमरे हैं जहां लोग किराए पर रहते हैं और इन बिल्डिंग से हर महीने लाखों रुपए का किराया आता है, जबकि ये बिल्डिंग्स पूरी तरह से अवैध हैं। और यमुना नदी के नक्शे में इस जगह पर नदी का बाढ़ क्षेत्र बना हुआ है। नक्शे में सरकारी अधिकारी से पूछेंगे तो कहेगा कि ये तो यमुना नदी है, ये तो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, यहां पर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। ये अगर आप कागजों में नक्शे पर देखेंगे तो यही मिलेगा, लेकिन जब जाकर देखेंगे, जो कि हमारी टीम ने जब गई हम, तो देखिए उस यमुना नदी पर कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है। इसके अलावा ये इमारतें इतनी बड़ी हैं, विशाल हैं, कि इन्हें दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी एक्सप्रेसवे से बहुत आसानी से देखा जा सकता है, जबकि बहुत सारी तो ऐसी हैं कि जो कुछ वर्षों में डीएनडी तक, इस सड़क तक ही पहुंच जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो अतिक्रमण हमें और आपको इस सड़क से दिख रहा है, वो यहां से गुजरने वाले सरकारी अधिकारियों को नहीं दिखता, मंत्रियों को नहीं दिखता, जजों को नहीं दिखता, बड़े बड़े लोगों को नहीं दिखाई देता। दिल्ली से यमुना नदी की कुल लंबाई का केवल 2% हिस्सा गुजरता है, 2%। लेकिन इस 2% हिस्से में 2000 से ज्यादा स्थानों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण हो चुका है। जो दिल्ली के लोग हैं वो इन जगहों के नाम जानते होंगे: कालिंदी कुंज, ओखला, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, कश्मीरी गेट और वजीराबाद समेत कई इलाकों में यमुना नदी के ओजोन एरिया को नक्शे से गायब किया जा चुका है। और सरकार ने यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में जो 10 बायोडायवर्सिटी पार्क्स बनाए थे, उनमें से भी 6 पार्क्स पर अवैध कब्जा है, जबकि हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही इन पार्क्स को इस अतिक्रमण से आजादी दिलाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अतिक्रमण वाले माफिया इतने शक्तिशाली हैं कि यमुना नदी के जिस 7362 हेक्टेयर के बाढ़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा है, उसमें से सरकार अभी तक सिर्फ 700 हेक्टेयर के बाढ़ क्षेत्र को ही आजाद करा पाई है और बाकी के बाढ़ क्षेत्र पर अब भी लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि अतिक्रमण 100 या 200 वर्षों से चल रहा हो और अब जाकर यमुना नदी की स्थिति इतनी खराब हुई हो। सच ये है कि यह सारा अतिक्रमण पिछले 30 वर्षों के दौरान हुआ है और इस बात को आप इन सैटेलाइट पिक्चर्स से समझ सकते हैं। 1990 तक यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र पर ना के बराबर अवैध कब्जा था, पूरा खाली पड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद यहां नदी के डूब क्षेत्र में बड़े बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण होना शुरू हुआ और अब वर्ष 2024 में यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। यह एक कॉलोनी बन चुकी है, यहां यमुना नदी पर एक शहर बन चुका है और यही स्थिति यमुना नदी के बाकी इलाकों की भी है। यमुना नदी के इलाके पर कैसे पूरा का पूरा शहर बन गया है, अब आप इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली में यमुना पल्ला से चिल्ला तक का सफर लगभग 22 किलोमीटर का है। हम इस वक्त मौजूद हैं मजनू के टीले पर। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कई सारी कॉलोनियां जो हैं वो इस पूरे हिस्से के अंदर बसा दी गई। डीडीए की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 76 कॉलोनियां जिसमें लाखों की आबादी रहती है यमुना फ्लड प्लेन एरिया पर बसा दी गई। इसके साथ साथ झुग्गी बस्तियां, डेयरी फार्म, इसके साथ साथ क्रिकेट ग्राउंड तक बसा दिए गए। देखिए, डेमोलेशन का तो यहाँ पर असल में कुछ तो कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, आपस के मसले हैं लोगों के ज़मीन के।
फिर डीडीए का मामला है, फिर यमुना का है। लेकिन अगर इनको तोड़ना था तो बना क्यों? और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था उस टाइम यहाँ पर? अगर अनलीगल है तो पूरा ओखला अनलीगल है, पूरी दिल्ली है। डीडीए के अंडर तो पूरी दिल्ली आती है ना, तो पूरी दिल्ली को खत्म कर देना चाहिए, या सिर्फ ओखला ही टारगेट है? अब जो बिल्डर थे, डीलर थे, जो बेचने वाले थे, वो तो चले गए। अब 30 साल 40 साल से हमने छोटे छोटे यहाँ घर बनाए। अब बनाने के बाद यहाँ रह रहे हैं। अगर ये हमारा टूट जाएगा तो हमारे परिवार का भविष्य तो खत्म हो जाएगा। हमारे पिताजी करते आ रहे हैं शुरू से, तो हम भी करते आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खेती 1985 से लेके 1970 से लेके खेती हो रही है यहाँ पर, यानी पट्टे टाइप में लोगों को दे दी थी यहाँ पर कमाने खाने के लिए। और ये देखो फ्लाईओवर निकल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। जब इनका जब काम आता है अपना ले लेते हैं, लेकिन हमारी पता नहीं क्यों भगा रहे हैं। मतलब जो अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उतना चीज ले लो, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं इनसे। अब इन्होंने तो सारा ही खाली करवा रहे हैं, बिल्कुल ही खाली करो, सब तोड़ फोड़ के सब तहस नहस कर दिए, क्या करें। वो बहुत सारे ऐसे कितने देखोगे आप, सब इन्होंने इधर देख लीजिए, सारा सब कुछ जमुना के अंदर है अपना। तो इससे अतिक्रमण नहीं हो रहा है। ये बेचारे किसान जैसे हम लोग हैं, मतलब यहाँ खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चला रहे हैं और मान लो सबको सब्जी खिला रहे हैं, ये अतिक्रमण हो गया। हमारा प्रॉपर गांव जो है, हमारी कई पीढ़ी यहाँ चलेगी, कम से कम हमारा 500-600 साल पुराना गांव है। अब हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई? हम तो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी कई पीढ़ी चली गई, हमारा पुराना गांव है, हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम किसी के बराबर में से भी लाइट ले लेते हैं तो वो जो है बिजली वाले मिसयूज लगा के उसके मीटर को भी तार के ले जाते हैं, जबकि हम जमुना से कम 2 किलोमीटर दूर हैं और हमें वो जोन में बता के हमारे लिए यहाँ मीटर नहीं लगाते। जमुना छोटी होती चली जा रही है। जिस आदमी को जहाँ जगह मिलती है, जैसे मिलती है, वो अपना मकान बना लेता है, जमुना का इलाका घेर लेता है। पहले जमुना का पार्ट काफी चौड़ा था, अब धीरे 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 सिकुड़ता चला जा रहा है, अतिक्रमण होता चला जा रहा है। और पिछले साल वहां तक पानी आ गया था, उस गुम्बद के ऊपर तक। अब जो नॉर्मल यहाँ पानी हर साल यहाँ तक आता है, इसके लिए दीवार बनाई जा रही है। जन्म से मृत्यु तक का हर कार्य यहाँ होता है इन घाटों पे, और आज से नहीं सदियों से है। तो निगम बोर्ड के क्रिया के बाद में बाकी जो क्रियाएं होती वो इन्हीं घाटों पे होती। न यमुना साफ थी, इसी का पानी पीते थे, इसी का जल चांदनी चौक में हलवाइयाँ लेके जाते थे, मिठाई वाले लेके जाते थे, इसी जल को हमेशा प्रयोग करते थे हम। ये तो सन 80 के बाद, 80, 81, 82, 84 के बाद में तो बिल्कुल ही गंदा होता चला गया। पहले जो यमुना का भाव था, अब भाव नहीं है। अब पहले यमुना का पानी आता था, अब नालों का पानी आता है। नदी कहती है कि हमारे वेटलैंड को पहचानो, हिस्टोरिकल ग्रासलैंड को वापस लाओ, उसके फॉरेस्ट को एस्टैब्लिश करो। अगर हम वो कर पाएंगे, इतना सारा पानी आप जमा कर लेंगे बाढ़ में बिना मेन चैनल को डिस्टर्ब किए, कि नदी गर्मियों में भी, पिंच पीरियड में भी सरसब्ज रहेगी। इस नदी को बचाने के लिए। और एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद वक्त आया जब तंत्र काम करने लगे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करने लगे, लेकिन आज के समय में सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। नमस्कार।